आज का टॉपिक है सेल्यूलाइटिस। तो आज हम बात करते हैं कि सेल्यूलाइटिस क्या होता है। ये एक तरह का जो सेल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसको हम सेल्यूलाइटिस कहते हैं। तो इसको पढ़ेंगे कि इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, यानी कि जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं और इसके अलावा जो डर्मिस लेयर है तो वहाँ की स्किन क्या हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सेल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं सेल्यूलाइटिस, जो कि किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकता है, किसी भी इंजरी या ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, या फिर किसी भी अनदर फैक्ट की वजह से कॉज हो सकता है। और ये एक बहुत ही कॉमन जो है स्किन इन्फ्लेमेशन है जिसमें कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनमें सेल्यूलाइटिस की कंडीशन देखी जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। जो सेल्यूलाइटिस है इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो सेल्यूलाइटिस के कॉजेज़ में जो फर्स्ट कॉज है वो तो यानी कि कोई भी ट्रॉमा हो सकता है या कोई भी जो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। एक तो ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। जो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, यानी कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है वो हो सकता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। इसके बाद है बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। तो बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से भी क्या हो सकता है, सेल्यूलाइटिस कॉज हो सकता है, जो कि एक बैक्टीरिया है। तो ये सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सेल्यूलाइटिस कॉज हो सकता है, या किसी भी इंजरी की वजह से हो सकता है, या फिर जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है उसकी कंडीशन की वजह से भी सेल्यूलाइटिस कॉज हो सकता है। अगर जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है अगर उसका सीवियरनेस हो जाए, यानी सीवियरिटी अगर बढ़ जाए, तो वो भी सेल्यूलाइटिस कॉज कर सकती है। इसके अलावा कोई भी जो इन्फेक्शन की कंडीशन है, यानी कि बॉडी में अनदर डिसीज़ कंडीशन है उसका इन्फेक्शन है, वो भी सेल्यूलाइटिस कॉज कर सकता है। इसके बाद जो अनदर इसके जो सेल्यूलाइटिस के जो कॉजेस हो सकते हैं, यानी कि कोई भी जैसे कि कोई जो है कोई भी इन्फेक्शियस, कोई भी ऐसा जो ऑर्गेनिज्म है जो कि सेल्यूलाइटिस कॉज कर रहा है और वो अनट्रीटेड रह गया, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, सेकेंडरी सेल्यूलाइटिस कॉज हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में। तो जो सेल्यूलाइटिस है उसके सिम्टम्स में रेड स्वेलन स्किन दिखाई देती है, यानी कि जो स्किन एरिया है वो रेड रहेगा। इसके अलावा वार्मनेस फील होगा, वहाँ पर जो हीटेंड जो स्किन है वो फील होगा। इसके अलावा हीटेंड स्किन के अलावा वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है स्वेलिंग रहेगी उस स्किन एरिया में। जो स्वेलिंग है, स्वेलिंग के अलावा भी स्वेलन लिम्फ नोड उनमें देखे जाते हैं, यानी कि जो पेशेंट हैं उनके जो लिम्फ नोड हैं उनमें स्वेलिंग देखी जाती है। इसके अलावा स्किन एरिया में जहाँ भी जो सेल्यूलाइटिस की कंडीशन कॉज हुई है उतने ही एरिया में जो है पेन की कंडीशन देखी जाती है। इसके अलावा इरिटेशन देखी जाती है, बहुत ज़्यादा जो स्किन इरिटेशन है वो देखी जाती है। और इसके अलावा जो अनदर जो जैसे कॉम्प्लिकेशंस भी देखी जाती हैं जो भी सेल्यूलाइटिस की कंडीशन में। इसके अलावा पेशेंट की बॉडी में फीवर देखा जाता है, क्योंकि इन्फेक्शियस कंडीशन है तो इन्फेक्शन की वजह से फीवर पेशेंट के अंदर देखा जाता है। हेडेक देखा जाता है, फटीग वीकनेस की कंडीशन देखी जाती है, मलाइस की कंडीशन देखी जाती है। उन पेशेंट में बहुत ज़्यादा कमजोरी और थकान फील उनको होती है। इनके अलावा उनको बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी रहती है। इंसोम्निया की कंडीशन उन पेशेंट के अंदर देखी जाती है जिनको भी सेल्यूलाइटिस की कंडीशन होती है। तो इसके अलावा बात करेंगे हम कि इसके क्या क्या डायग्नोसिस हम कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस में हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि कहीं तो पेशेंट ने कोई भी प्राइमरी इन्फेक्शन से तो वो कॉज नहीं है, जो कि सेकेंडरी इन्फेक्शन के तौर पर सेल्यूलाइटिस कॉज कर रहा है। इसके अलावा हिस्ट्री टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन के अलावा हम पेशेंट के जो है ब्लड कल्चर कर सकते हैं। ब्लड कल्चर के थ्रू भी हम सेल्यूलाइटिस का पता लगा सकते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से सेल्यूलाइटिस कॉज हुआ है। तो ब्लड कल्चर के अलावा स्किन बायोप्सी कर सकते हैं। स्किन बायोप्सी से जो भी सीक्रेशंस है वहाँ तो सीक्रेशंस से भी हम क्या कर सकते हैं, उनका कल्चर कर सकते हैं। कल्चर के थ्रू भी हम जो बैक्टीरियल जो प्रेजेंस है उसका पता लगा सकते हैं। इसके अलावा ग्राम स्टेन कर सकते हैं जिसमें कि जो कौन सा बैक्टीरिया है उसका पता लगाया जाता है। स्वैब कल्चर कर सकते हैं या फिर नीडल एस्पिरेशन कर सकते हैं, यानी कि जो नीडल से फ्लूइड को एस्पिरेट करके और उस फ्लूइड की क्या करना है, कल्चर करना है। तो उससे पता लग सकता है कि बैक्टीरियल प्रेजेंस है वो कौन सा बैक्टीरिया है या फिर अनदर फैक्टर की वजह से सेल्यूलाइटिस कॉज हुआ है। इसके बाद बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में पेशेंट को जो हीट है जो
वार्म स्टीम देंगे, यानी कि जो वाष्पीकृत जो स्टीम होती है वो देंगे, वार्म स्टीम उसी जगह पर देंगे जहाँ पर भी सेल्यूलाइटिस की कंडीशन कॉज हुई है, इसलिए वहाँ पर स्टीम के थ्रू उस जगह का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको ठीक किया जा सकता है। इसके साथ ही मेडिसिन के अलावा अगर हम स्टीम देते हैं तो उससे जो हीलिंग है उस एरिया में हीलिंग प्रोसेस बढ़ेगी, जिससे कि वो एरिया जो जल्दी हील हो सकेगा। इसके अलावा कोई भी जैसे कि डायबिटीज़ की कंडीशन है तो वो सारी मेडिसिन उनको प्रोवाइड करवाएंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, यानी कि कोई भी अनदर डिसीज़ कंडीशन है उनकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि जो सेकेंडरी तौर पर सेल्यूलाइटिस की कंडीशन कॉज हुई है वो ट्रीट हो सके। इसके अलावा है सेफेलोस्पोरिन, तो सेफेलोस्पोरिन दे सकते हैं, जैसे कि ये एक एंटीबायोटिक है तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है एसिटामिनोफेन, तो एसिटामिनोफेन जो है वो एक एनाल्जेसिक ड्रग है जो कि जो सेल्यूलाइटिस की कंडीशन में जो पेन हो रहा है पेशेंट को वो ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के थ्रू जो है इन्फ्लेमेशन की कंडीशन को कम किया जा सकता है, जो रेडनेस है, स्वेलिंग है और जो वार्म स्किन जो फील हो रही है उन सारे सिम्टम्स को हम कम कर सकते हैं। स्किन इरिटेशन को भी कम किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसके अलावा पीसीएम दे सकते हैं जो कि एक एंटीपायरेटिक की तरह वर्क करती है, यानी कि ये फीवर रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। और इन सब मैनेजमेंट के अलावा हम जो पेशेंट का जो इस भी एरिया में सेल्यूलाइटिस कॉज हुआ है उस एरिया को एक हैंग करके रखेंगे, यानी कि उस एरिया में एक तो कंफर्ट मीज़र का यूज़ करने के लिए पेशेंट को कहेंगे, जिससे कि उस एरिया में जो है ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, उसकी वजह से ज़्यादा सेल्यूलाइटिस जो है वो सीवियर ना हो। और प्रॉपर पोजीशनिंग से एक तो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखे, जिससे कि इन्फेक्शियस कंडीशन है उसको कम किया जा सके। डाइट मेंटेन करें, प्रॉपर फ्लूइड लें, जिससे कि वो हाइड्रेटेड रहें और उनका जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो ठीक रहे। इसके अलावा पेशेंट को जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, जिससे कि उनको रिहेबिलिटेशन में हेल्प मिलेगी और उनका साइकोलॉजिकल स्टेटस है वो मेंटेन हो सकेगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। साथ ही आप इसके नोट्स के लिए ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस ऐप को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको बेटर नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।